हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के सिलेबस के कंपलसरी सब्जेक्ट इनकम टैक्स की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से हर एक रूल और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 मिलता है। आप हमसे जुड़कर अपने कॉमर्स की पढ़ाई एक प्रॉपर वे में पूरी कर सकते हैं। जैसी पढ़ाई आप पाना चाहते हैं, यहाँ बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई आपको अवेलेबल कराई जाती है। हम आपकी ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखते हैं। हमें पता है कि आपके लिए वो क्लासरूम पढ़ाई, वो ऑफलाइन पढ़ाई क्या मायने रखती है, वो आपके लिए सबसे बेहतर क्यों है। भाई, बचपन से आपने वही पढ़ाई तो करी है, वही पढ़ाई वही अंदाज अब सीधे हम आपके घर पर आपकी अपनी शर्तों पर लेके आ रहे हैं। तो देर किस बात की? अगर आप बीकॉम या एमकॉम के स्टूडेंट हैं और अपने किसी भी सब्जेक्ट की स्पेशल कोचिंग क्लासेस पाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़िए। हमसे जुड़कर अपने कॉमर्स की पढ़ाई आप एक प्रॉपर वे में पूरी कर सकते हैं। अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिल सकें। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए इनकम टैक्स का एक ऐसा लेसन लेके आ रहे हैं जो सही मायनों में ये कहा जाए तो बहुत ज़्यादा उपेक्षित हो जाता है, लेकिन इसके नियम को फॉलो करके आपके कहीं से किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत किया जा सकता है। बहुत ही दमदार पाठ है। और अगर आप 5 हेड पढ़ चुके हैं, वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यवसाय अथवा पैसे से आय, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आय, तो अगला पड़ाव होता है सकल कुल आय, और वहीं से फिर टैक्स निकलने की प्रोसीजर शुरुआत हो जाती है। तो सकल कुल आय के लिए आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना, कि प्रत्येक शीर्षक से होने वाली कर योग्य आय के योग को सकल कुल आय कहते हैं। यही तो डेफिनेशन थी, फिर से जान लीजिए। आप इनकम टैक्स के 5 हेड पढ़ चुके हैं। 5 हेड ऑफ इनकम: वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यवसाय अथवा पेशे से आय, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आय। यकीन मानिए, बहुत कम बच्चे डिग्री लेवल पे होते हैं जो 5 हेड पढ़े होते हैं, क्योंकि कॉलेज लेवल की पढ़ाई में कोई भी टीचर जल्दी इन 5 हेड तक पहुंच ही नहीं पाता। मैंने आपको 5 के 5 हेड क्लियर कराए हैं। एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक एक रूल आपके लिए क्लियर कराया है। तो उसके बाद बारी आती है ग्रास टोटल इनकम की। सकल कुल आय: प्रत्येक शीर्षक से होने वाली कर योग्य आय के योग को सकल कुल आय कहते हैं। तो हमने 5 हेड पढ़ लिए हैं, और जब 5 हेड की टैक्सेबल इनकम मिल जाएगी तो हम जोड़ देंगे तो सकल कुल आय आ गई। बड़ी सीधी परिभाषा जान ली आपने, है भी सीधी, लेकिन कहते हैं ना कि जो जितना सीधा दिखता है वो उतना सीधा होता नहीं। तो हमारी ये सोच बनी कि पहले 5 हेड ऑफ इनकम हमें मिल जाए। वेतन से आए, मकान संपत्ति से आए, व्यवसाय अथवा पैसे से आए, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आए। तो वेतन से कर योग्य आय निकाल लिया, मकान संपत्ति से कर योग्य आय निकाल लिया, व्यवसाय अथवा पैसे से कर योग्य आय निकाल लिया, पूंजी लाभ से कर योग्य आय निकाल लिया, अन्य साधनों से कर योग्य आय निकाल लिया, और 5 को जोड़ दिया, सकल कुल आय हो गई। है ना सीधी बात? तो 5 पार्ट तो वो बने।
छठा पार्ट आप सकल कुलाय बता रहे हो। बीच में ये एक लेसन आता है, उसे कहते हैं हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जब तक आप इस पाठ के नियम को क्लियर नहीं कर लेते तब तक सकल कुलाय तो आप कतई नहीं निकाल सकते। इस बात की तो हम गारंटी दे सकते हैं। तो अब मेरी सुनिए। अभी तक आपने अपने दिल की सुनी, मैंने आपको अपने दिल के तारों से जोड़ा। मैंने ये कहा ना कि जनरली आप क्या करते हो, आप इनकम टैक्स में हो। तो आप इनकम टैक्स में हो तो पहले आप 5 साधनों की बात करते हो कि एक व्यक्ति इन 5 साधनों से आय प्राप्त करता है। वेतन से आय प्राप्त करता है, मकान से आय प्राप्त करता है, व्यवसाय या पेशे से आय प्राप्त करता है, पूंजी लाभ से आय प्राप्त करता है और अन्य साधनों से आय प्राप्त करता है। और इन 5 साधनों की कर योग्य आय को हम जोड़ देते हैं तो सकल कुलाय आ जाती है। परिभाषा भी यही है कि प्रत्येक शीर्षक से होने वाली कर योग्य आय के योग को सकल कुलाय कहते हैं। ध्यान रहे, सकल कुलाय में से धारा 80C से 80U तक की छूट घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो कुलाय होगी और कुलाय पे ही टैक्स निकलता है। तो यहाँ हम कुलाय की बात नहीं करने जा रहे, हम केवल सकल कुलाय तक रुकेंगे। तो बीच में नियम आया हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये होता क्या है, आप कुछ ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति कैसे आय प्राप्त कर सकता है। तो एक व्यक्ति के लिए आपने आय के कितने शीर्षक बता दिए, वेतन, मकान, व्यवसाय या पेशा, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आय। आपने कितने शीर्षक बता दिए, 5। मतलब एक व्यक्ति या तो वेतन से आय प्राप्त करता है, यही तो कह रहे हो, या तो मकान से आय प्राप्त करता है, मकान संपत्ति, या तो व्यवसाय अथवा पेशे से आय प्राप्त करता है, व्यवसाय अथवा पेशे से आय प्राप्त करता है, या फिर पूंजी लाभ होती है उसे, पूंजी लाभ, और या तो फिर अन्य साधनों से आय है। और ये 5 लेसन हम आपके लिए क्लियर कर चुके हैं और एब्सोल्युटली क्लियर कर चुके हैं, एक एक नियम। तो हमने अभी कहा कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब 5 की टैक्सेबल इनकम हम जोड़ देंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। बात बहुत शांत है, बहुत सीधी है। लेकिन वेतन से तो हमें सदैव आय होती ही होती है, हम ये मानते हैं। क्या वेतन पे कभी घाटा हो सकता है क्या? सोचिए सोचिए सोचिए। अरे भाई, घाटा कब? मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आप उसका काम कर दो और काम करने के बदले में आप उसे पैसे भी दो, मतलब आप उसका काम भी करो और उसे आप पैसे भी दो। हाँ, हमारे देहात में एक कहावत ज़रूर है, वो हम ना बताएंगे आपको, आप समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल ना, ऐसा होता नहीं है। अगर हम किसी व्यक्ति का कोई कार्य करते हैं तो प्रतिफल स्वरूप हमें कुछ मिलना चाहिए, ना कि हम उसका काम भी करेंगे और उसे पैसे भी देंगे। अगर हमने उसका काम भी किया और उसे पैसे भी दिए तब तो कहीं हमारे लिए घाटा होगा। मानते हैं बात को ना? बिल्कुल। तो वेतन पे तो कभी घाटा नहीं होता, मतलब ये एक ऐसा शीर्षक है जो सदैव फायदे में ही रहता है। मतलब यहाँ पे हम प्लस में होंगे अगर हमारे पास नौकरी है। ध्यान रहे, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, अगर आपके बीच और आपके मालिक के बीच, मालिक और कर्मचारी का संबंध बनता है तो वेतन से आय होती है और वेतन से कभी भी आपको घाटा नहीं होता। तो इसकी तो यहाँ चर्चा ही ना होगी।
जाने दीजिए, आगे बढ़ गए मकान की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 मकान हो। अब यहाँ मैं आपको नियमों के जंजाल में ले चल रहा हूँ और बहुत ही बेहतर बातें करने वाला हूँ। मैं ये जो बातें आपसे करने जा रहा हूँ ना, किताबों में आप इसे सीख नहीं सकते, बिल्कुल नहीं सीख सकते। हम है ना, मैं आपका बड़ा भाई, मैं दिग्विजय सिंह आपको ये सारी बारीकियां सिखा रहा हूँ। लिख के रख लो, आपको ये कोई बताने वाला नहीं, और इसीलिए इनकम टैक्स में कुछ सही होने वाला नहीं है। नंबर पाना अलग बात है यार, कुछ भी लिख के हम नंबर पा सकते हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल में उतरोगे ना, तब आपको पता लगेगा बहुत कठिन डगर है पनघट की। ठीक, आइए इधर आते हैं। तो मकान संपत्ति, मान लीजिए मेरे पास 3 मकान हो। याद रखिएगा, मैं एक शब्द कह रहा हूं, मान लीजिए कि मेरे पास 3 मकान हो और इस मकान से मैं फायदे में आया। देखिए, मैं आपके समझने के लिए प्लस लिख रहा हूं, मतलब हम तीनों मकान का अलग अलग वैल्यूएशन करेंगे कि तीनों का एक साथ वैल्यूएशन करेंगे। अब मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी पे ले चल रहा हूं, तो तीनों मकान का तो हम अलग अलग वैल्यूएशन करेंगे। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम फर्स्ट हाउस, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सेकेंड, या इनकम फ्रॉम फर्स्ट हाउस, इनकम फ्रॉम सेकेंड हाउस, इनकम फ्रॉम थर्ड हाउस। ये शीर्षक है और इस शीर्षक में कई स्रोत हो सकते हैं। क्या किसी भाई 5 शीर्षक हैं और एक शीर्षक में कई स्रोत हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 मकान हो तो मेरे पास मकान के 10 स्रोत हैं। मान लीजिए मैंने 20 चीज़ का व्यापार किया हो तो व्यापार में मेरे पास 20 स्रोत हैं। मतलब स्रोत अनेकों हो सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हेड ऑफ इनकम कितने होते हैं? 5। तो जैसे मैंने यहाँ ये माना कि मान लीजिए मेरे पास मकान संपत्ति से आए एक शीर्षक है और इस शीर्षक में 3 मकान मेरे पास हैं, और 3 मकान जब मेरे पास हैं, याद रखिएगा मेरे पास 3 मकान हैं। पहले मकान से मुझे फ़ायदा हुआ, दूसरे मकान से मुझे फ़ायदा हुआ, लेकिन तीसरे मकान से मुझे बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। याद रखिएगा, तीसरे मकान से मुझे बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा। प्रश्न ये है कि जब किसी के घर पे आग लगती है तो बुझाने के लिए कौन सबसे पहले आता है? उसी घर के सदस्य पहले आग बुझाने का प्रयास करता है, फिर पड़ोसी पहुंचते हैं, फिर अन्य देश गांव वाले आते हैं, और भैया भारत में सबसे बाद में तो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, दमकल। यही होता है ना। तो यहाँ ये लग गई आग, हो गया घाटा। अब इस घाटे ने करना क्या है, हमें ये सोचना है। बेटा आप करते चले आए थे, जानते नहीं थे। तो आप मकान संपत्ति से आय निकालते थे तो क्या करते थे? इन दोनों की आय को आप जोड़ देते थे और इस घाटे को आप घटा देते थे। वही हानियों की पूर्ति थी जो आपने किया था, उसे हानियों की पूर्ति कहते हैं। मतलब एक स्रोत की कमाई से, याद रखिएगा डेफिनेशन, एक स्रोत की कमाई से दूसरे स्रोत के घाटे की भरपाई कर दी गई। ठीक, एक सोर्स की इनकम से दूसरे सोर्स के लॉस की हमने क्या कर दी? भरपाई कर दी। क्लियर? उसे हानियों की पूर्ति कहते हैं। हाँ, चलिए कुछ चीज़ें बदल देते हैं। मान लो घाटा बहुत ज़्यादा था, घाटा इतना ज़्यादा था कि पूरा फ़ायदा ख़त्म हो गया, लेकिन इस घाटे की भरपाई ना हो सकी। जैसे मान लो यहाँ 20,000 का फ़ायदा था, यहाँ 10,000 का फ़ायदा था, दोनों मकानों से मिला के हमें 30,000 का फ़ायदा था, लेकिन जो तीसरा मकान आया उससे हमें 3 लाख रुपए का घाटा हो गया। तब क्या करेंगे? तो इस 3 लाख के घाटे की भरपाई ये 30,000 से किया। मैं आपके समझने के लिए लिख दे रहा। इन दोनों मकानों से हमें 30,000 का फ़ायदा बना और इस मकान से हमें 3 लाख का घाटा बना। तो इस 3 लाख के घाटे की भरपाई इस 30,000 से की, पूरी कर ना सके हम। तो जब पूरी कर नहीं सके तो कितना रुपया बच गया?
2,70,000 माइनस में बच गया। अब ये तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। अब क्या करेंगे? मतलब पहला काम हम ये करते हैं कि अगर कई स्रोत हों तो पहले स्रोत को हम व्यवस्थित करते हैं। आय वाले सारे स्रोत इकट्ठा कर लेते हैं, हानि वाले सारे स्रोत इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनको हम जोड़ देते हैं। मतलब स्रोत से स्रोत की भरपाई होती है। पहले हेड की हम बात नहीं करते। पहले हमने कहा था ना घर के लोग आएंगे, तो एक सोर्स से दूसरे सोर्स की भरपाई हो गई। अब उसको 2 मकान से फायदा था, तीसरे मकान से घाटा था। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे 2 मकान से फायदा, 1 मकान से घाटा। वो फाइनली ये कहेगा कि मुझे मकान से घाटा हुआ है। तो ये लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी। मतलब सोर्स का जो लॉस था अब वो हेड का लॉस बन गया, शीर्षक की हानि बन गई। अभी तक वो कह रहा था कि पहले मकान किया है, दूसरे मकान किया है, तीसरे मकान का घाटा। लेकिन जब तीनों को एक कर दिया तो वो कह रहा है मकान संपत्ति से घाटा। मतलब अब उसको इतनी ज़्यादा हानि हो चुकी है कि उस हानि की भरपाई शेष दोनों मकानों के फायदे से की नहीं जा सकी। तो वो हानि अब आगे आ गई। अब उसे शीर्षक की हानि कहेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही हम यहाँ भी करते हैं। मान लीजिए किसी के पास कई व्यवसाय हों, ठीक, 4 व्यवसाय हो मान लो। एक व्यवसाय पे फायदा, दूसरे पे भी फायदा, और मान लो तीसरे से घाटा हुआ, चौथे पे फिर फायदा हुआ, ऐसा भी कह सकते हो, या चौथे पे भी घाटा कह सकते हो, चलेगा। तो फायदे से घाटे की भरपाई मतलब फायदे से घाटे की भरपाई कर दी जाती है। तो मैंने यही अभी बताया ना, एक स्रोत की भरपाई दूसरी स्रोत से कर देंगे। मतलब अगर मेरे पास साबुन की एजेंसी हो, तेल की एजेंसी हो, साबुन की एजेंसी पे घाटा हो रहा है, तेल की एजेंसी पे फ़ायदा हो रहा है, तेल की एजेंसी के फ़ायदे की भरपाई, फ़ायदे से साबुन की एजेंसी की घाटे की भरपाई कर लेंगे। यही होता है। मतलब एक सोर्स की भरपाई दूसरे सोर्स से कर दी जाती है। लेकिन कहीं ऐसा हो कि ये फ़ायदा कम पड़ जाए और ये घाटा ज़्यादा पड़ जाए, तो तब फिर ये बिजनेस लॉस बन जाता है। तब फिर ये बिजनेस लॉस बन जाता है। याद रखिएगा। मतलब पहला प्रयास तो ये करते हैं कि अगर हमारे पास कई स्रोत, अभी हेड नहीं सोर्स बोल रहे हैं, हेड ये है, सोर्स ये है। अगर हमारे पास कई सोर्स हों और किसी एक सोर्स पे फ़ायदा हो रहा है और किसी दूसरे सोर्स पे घाटा, तो एक सोर्स के फ़ायदे से दूसरे सोर्स के घाटे की भरपाई कर ली जाती है। हो गई तो ठीक। और अगर मान लो यहाँ फ़ायदा ज़्यादा था घाटा कम था, तो इस फ़ायदे से इस घाटे को घटा दिया तो फाइनली यहाँ फ़ायदा बचेगा। ठीक है ना? उतना समझता है। एक ही क्वेश्चन में सारी बातें तो क्लियर ना हो सकती। अब बात आई पूंजी लाभ की। तो भैया पूंजी लाभ तो हम शुरू से 2 अलग करते हैं, हमने पहले ही बता रखा है। दोनों का नेचर अलग है, दोनों की कहानी अलग है। अगर कोई संपत्ति 3 साल पूरा होने के पहले बेच दी हमने तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर कोई संपत्ति 3 साल पूरा होने के बाद बेची हमने तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? मतलब या तो शॉर्ट टर्म होगा या तो लॉन्ग टर्म होगा। हमें यही जानना है। अगर कोई संपत्ति 3 साल पूरा होने के पहले बेच दी गई तो शॉर्ट टर्म, और अगर 3 साल पूरा होने के बाद बेची गई तो लॉन्ग टर्म। तो मान लो हमारे पास कोई शॉर्ट टर्म संपत्ति हमने बेची, उस पे घाटा हो गया। कोई दूसरी शॉर्ट टर्म संपत्ति बेची, उस पे फायदा हो गया। इधर हमने कोई लॉन्ग टर्म संपत्ति बेची, उस पे घाटा हो गया। कोई लॉन्ग टर्म संपत्ति बेची, उस पे फायदा हो गया। तब क्या करेंगे? अब यहां ये 2 अलग चीजें हैं, 2 अलग चीजें हैं। इस घाटे की भरपाई इस फायदे से तो कर लेंगे। मतलब शॉर्ट टर्म के घाटे की भरपाई शॉर्ट टर्म के लाभ से कर ली जाती है। लेकिन ध्यान देना, ये 2 अलग अलग सिचुएशन हो गई, 2 संपत्तियां हो गई ना। एक संपत्ति को बेचने पे घाटा और दूसरी संपत्ति को बेचने पे फायदा।
तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की भरपाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से तो हमने कर दी, लेकिन अगर कहीं ये हानि ज़्यादा थी तो इस हानि की भरपाई इस लाभ से भी की जा सकती थी। शॉर्ट टर्म की भरपाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से तो करते ही करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमारे पास फायदा है तो उससे भी भरपाई हो सकती है। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कितने दरवाजे खुले हुए हैं? 2। ये शॉर्ट टर्म से भी ले सकता है और लॉन्ग टर्म से भी ले सकता है, लेकिन इसके लिए बड़ी दिक्कत है। इनको जो पैसा मिलेगा सिर्फ यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से नहीं मिल सकता। मतलब लॉन्ग टर्म की हानि की भरपाई सिर्फ लॉन्ग टर्म के लाभ से हो सकती है, शॉर्ट टर्म के लाभ से उसकी भरपाई नहीं हो सकती, याद रखिएगा। और अगर भरपाई हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो हानि आगे जाएगी, अगर भरपाई हो गई तो लाभ आगे जाएगा। क्लियर? अगर हानि की भरपाई हो गई तो ठीक, अगर हानि की भरपाई हो गई तो ठीक, तो लाभ आगे जाएगा। और अगर भरपाई नहीं हुई, हानि इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम उसकी भरपाई करने में सफल नहीं हुए, तो फिर हानि वो शीर्षक की हानि बन जाएगी। बात आई अन्य साधनों से। कुछ लोगों का ये मानना रहा है कि अन्य साधनों से हमें हानि नहीं होती। ठीक, ऐसा मेरा भी मानना है कि अन्य साधनों से आय से हमें हानि तो नहीं होती, लेकिन आकस्मिक आय के संदर्भ में हानि हो सकती है, लेकिन उसकी छूट नहीं मिलती। इसलिए अन्य साधनों से हानि नहीं होती। याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे आकस्मिक आय से हानि कैसे होती है। मान लीजिए आप जुआ खेलने गए, पहली बाजी खेली, हार गए 1 लाख रुपए। दूसरी बाजी खेली, आप जीत गए 3 लाख रुपए। तो आप ये कहोगे कि सही मायने में हमने 2 लाख ही जीते, जो कि सच्चाई है। 1 लाख तो हारे थे, 3 लाख जीते थे, तो 3 लाख से 1 लाख की भरपाई हो जानी चाहिए। लेकिन इनकम टैक्स ये कहता, भैया हारे तुम थे, खेले तुम थे, तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर तुम ये कहोगे जीते हम हैं, हमारी समस्या, तुमसे का मतलब? कहेंगे नहीं, हमसे बहुत बड़ा मतलब है। अगर तुम हारे तो तुम जानो, अगर तुम जीते तो हमें टैक्स दो और पूरे पे दो। तो सीधा नियम ये बनता है कि फिर 3 लाख पे आपसे वो टैक्स मांगेंगे। तो यहाँ पे ये नियम बनता है कि हानियों की पूर्ति उनकी नहीं होती। अगर आपने कोई खर्चे किए होते हैं तो उस खर्चों की भी आपको पूर्ति नहीं मिलती और हानियों की क्षतिपूर्ति नहीं मिलती। ये आकस्मिक आय के संदर्भ में बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट लेसन में। किए गए खर्चों की पूर्ति नहीं और हानियों की क्षतिपूर्ति नहीं मिलती। बाकी प्रतिभूतियों आदि के संदर्भ में सिर्फ आय प्राप्त होती है, हानि नहीं मिलती। इसलिए अन्य साधनों से सिर्फ लाभ होता है, घाटा नहीं होता। जैसे वेतन से सिर्फ लाभ होता है, घाटा नहीं होता। चलो हमने मान लिया। तो अब मैंने ये कहा, नियम अब यहां निकल के आया। पहला प्रयास हमने क्या किया? स्रोत से भरपाई किसकी की? स्रोत की। अगर स्रोत से भरपाई हो गई तो ठीक, और अगर स्रोत से भरपाई नहीं हो पाई तब वो क्या बन गई? शीर्षक की हानि बन गई। अगर स्रोत से स्रोत की भरपाई हो गई तो ठीक, नहीं हो पाई तो वो शीर्षक की हानि बन गई। तो जब शीर्षक की हानि बन जाएगी तब क्या करेंगे? तभी भी भरपाई होगी, अभी उसी वर्ष में भरपाई करेंगे। मतलब पहले घर वालों ने बुताने का प्रयास किया, आग बुझा नहीं सके तो बाहर वाले आएंगे, वो बुझाएंगे। तो जब मकान पे इतना घाटा हो चुका था कि स्रोत से उसकी भरपाई नहीं हो पाई तो वो शीर्षक की हानि बन गई। तो मकान संपत्ति की हानि की भरपाई अन्य किसी भी शीर्षकों की आय से की जा सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति को मकान से घाटा हो रहा हो, अगर किसी व्यक्ति को मकान से घाटा हो रहा हो तो पहला प्रयास तो मकान से भरपाई करने का था। अगर हम मकान से भरपाई करने में असफल रहे तो उस घाटे की भरपाई अन्य किसी भी शीर्षक से कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 लाख रुपए तक। कितने रुपए तक भरपाई की जा सकती है? सिर्फ 2 लाख रुपए तक। और अगर भरपाई ना हो पाई तो फिर भी पूरा ना हो पाया तो मान लीजिए उसको मकान से इतना घाटा हो गया कि इस मकान से इतना घाटा हो गया कि इन दोनों से उसकी भरपाई नहीं हो सकी, तब वो शीर्षक की हानि बन गई।
और जब वो शीर्षक की हानि बन गई तो हमने क्या किया, जैसे यहाँ 3 लाख था, 30,000 इनकम, 2,70,000, 2,70,000 हानि है। अब अन्य शीर्षकों से भरपाई करेंगे, लेकिन कितनी भरपाई कर सकते हैं? केवल 2 लाख। अन्य शीर्षकों से केवल 2 लाख रुपए तक भरपाई कर सकते हैं। अभी भी बच रहे हैं 70,000। वो 70,000 आगे के 8 वर्षों के लिए भेज दिए जाएंगे। अगले 8 वर्षों में उसकी भरपाई की जाएगी। उसके लिए अलग नियम, उसे ही कहते हैं आगे ले जाना। अभी हम पढ़ रहे हैं हानियों की पूर्ति, ये अलग है, और उन्हें आगे ले जाना अलग है। ठीक, तो पहला प्रयास क्या था? उसी शीर्षक से भरपाई करने का। अगर उसी शीर्षक से भरपाई हो गई तो ठीक, नहीं हो पाई तो मकान से हानि हो गई, फिर उस हानि की भरपाई अन्य किसी भी शीर्षक से की जा सकती है, लेकिन कितनी? 2 लाख रुपए तक। मान लीजिए व्यवसाय से घाटा होता तो व्यवसाय से घाटे की भरपाई अन्य व्यवसाय के लाभ से करते हैं। अगर सफलता मिल गई तो ठीक, अगर सफलता नहीं मिल पाई तो वेतन को छोड़कर अन्य किसी भी शीर्षक से उसकी भरपाई की जा सकती है। किसको? वेतन को छोड़कर, क्योंकि वेतन से व्यवसाय की भरपाई नहीं करते। मतलब अगर व्यवसाय से घाटा था तो व्यवसाय के घाटे की भरपाई सबसे पहले तो अन्य व्यवसाय की आय से करते हैं। अगर अन्य व्यवसाय की आय से भरपाई हो गई तो ठीक, और अगर अन्य व्यवसाय की आय से उसकी भरपाई नहीं हो पाई तो वेतन को छोड़कर अन्य किसी भी शीर्षक से उसकी भरपाई हो सकती है। मकान से हो सकती है, पूंजी लाभ से हो सकती है, और अन्य साधनों से आय हो सकती है। चलिए मान लिया। लेकिन अगर सट्टा का व्यापार होता तो व्यापार में सट्टे के व्यापार को अलग रखते हैं। सट्टे के व्यापार की हानि की भरपाई सिर्फ सट्टे के व्यापार के लाभ से हो सकती है, अन्य किसी भी लाभ से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ठीक, सट्टे के व्यापार के लाभ की भरपाई, हानि की भरपाई सिर्फ सट्टे के व्यापार के लाभ से हो सकती है। निर्दिष्ट व्यापार जो होते हैं उनकी, निर्दिष्ट व्यापार जो शीतकालीन बेड आदि के संदर्भ में होते हैं, हॉस्पिटल आदि से रिलेटेड, अगर कोई निर्दिष्ट व्यापार लिखा है, निर्दिष्ट व्यापार की हानि की भरपाई अन्य निर्दिष्ट कारोबार से हो सकती है, किसी दूसरे से उनको पैसा नहीं मिल सकता। मतलब जिस तरीके की हानि है उसी तरीके के लाभ से उसकी भरपाई हो सकती है, अन्य किसी से उनकी भरपाई नहीं की जा सकती। अब हम आ गए पूंजी लाभ। पूंजी लाभ तो हमने पहले ही क्लियर कर रखा है। अल्पकालीन पूंजी लाभ की भरपाई, अल्पकालीन पूंजी हानि की भरपाई अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ दोनों से हो सकती है। लेकिन दीर्घकालीन पूंजी हानि की भरपाई सिर्फ दीर्घकालीन पूंजी लाभ से हो सकती है, बाकी किसी से नहीं हो सकती। तो मान लो यहाँ इतना ज़्यादा घाटा था कि वो घाटा ऊपर चला गया, वो शीर्षक का घाटा बन गया, तो मतलब अल्पकालीन घाटा था तो अल्पकालीन घाटे की भरपाई अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ दोनों से नहीं हो सकी, तो अब वो फाइनली घाटा बन गया। अब इस घाटे की भरपाई अन्य किसी शीर्षक से नहीं हो सकती, तो पूंजी लाभ ना होकर जब पूंजी हानि होती है तो पूंजी हानि की भरपाई किसी भी शीर्षक से नहीं हो सकती, फिर वो सीधे आगे भेज दी जाती है, अगले 8 वर्षों में उसकी भरपाई होती है। व्यापार के लिए तो वेतन छोड़ के कोई भी शीर्षक से पैसा ले लेंगे, मकान के लिए तो किसी भी शीर्षक से ले लेंगे, लेकिन पूंजी लाभ के लिए कोई शीर्षक पैसा देने को तैयार नहीं है। पूंजी लाभ पे अगर घाटा हुआ तो उसकी भरपाई फिर सीधा आगे भेज दी जाएगी, उस वर्ष उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, और अन्य साधनों से आए तो घाटा होता ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपने घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व के रखने का व्यापार किया हुआ है। घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व तथा रखरखाव से हानि हुई तो घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व के रखरखाव से जब आपको लाभ होगा तो उसी से उसकी भरपाई कर सकते हैं, अन्यथा उसकी भरपाई नहीं कर सकते। और अगर आकस्मिक हानि होती है तो हमने तो पहले ही क्लियर कर दिया, लॉटरी, वर्ग, पहेली, ताश के खेल आदि में अगर आप पैसा हारते हो तो उस हार की आप कोई भरपाई नहीं कर सकते। तो नियम तो मैंने क्लियर कर दिए। आपकी किताब में पेज नंबर 465 पे ये एक रूल के तौर पर लिखा हुआ है, एक चार्ट में। मैं सरल दृष्टि में बनाने का प्रयास करता हूँ आप बेहतर तरीके से, ताकि समझ सकें।
ठीक, आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैंने आपको सबसे बेहतर तरीके से समझा दिया, इससे बेहतर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। ठीक, हानि, किस तरह की हानि हुई और उसकी पूर्ति कैसे। मान लीजिए सबसे पहले मकान से घाटा हुआ, मकान से हानि। अगर मकान से हानि हुई तो सबसे पहला प्रयास किससे करेंगे? ये केवल एक मकान से घाटा हुआ तो मकान की हानि की भरपाई की पहला प्रयास होता है अन्य मकान संपत्ति से, अन्य मकान की आय से या अन्य मकान संपत्ति से आय से उसकी भरपाई करेंगे, अन्य मकान संपत्ति से आय से उसकी भरपाई करेंगे। और अगर अन्य मकान संपत्ति से आय से उसकी भरपाई नहीं हो पाई तो तब फिर अन्य किसी भी शीर्षक से, तब शीर्षक से ले जाएंगे। पहले सोर्स से भरपाई करेंगे, सोर्स से भरपाई हो गई तो ठीक, नहीं हो पाई तो शीर्षक से, अन्य किसी भी शीर्षक से 2 लाख रुपए तक भरपाई की जा सकती है, 2 लाख रुपए तक। ठीक, याद रखिएगा, अगर मकान से हानि है तो मकान के हानि की भरपाई सबसे पहले अन्य मकान संपत्ति से करते हैं। अगर मकान से भरपाई हो गई तो ठीक, मकान से भरपाई नहीं हो पाई तो फिर अन्य किसी भी शीर्षक से उसकी भरपाई कर लेंगे, लेकिन अधिकतम कितने रुपए तक? 2 लाख तक। उससे भी ज़्यादा है तो आगे भेज देंगे अगले 8 वर्षों के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। व्यापार अथवा पेशे से हानि, व्यापार अथवा पेशे से हानि है तो व्यापार अथवा पेशे से हानि, तो व्यापार अथवा पेशे से हानि की भरपाई कैसे? तो हमने तो पहले ही कहा था अन्य व्यापार अथवा पेशे से आय से, अन्य व्यापार अथवा पेशे की आय से। तो पहला काम तो उसी शीर्षक से भरपाई, उसी स्रोत से भरपाई होगी, उसी शीर्षक के अन्य स्रोत से, ऐसा कह सकते हैं। पहला प्रयास तो क्या होगा? उसी शीर्षक के अन्य सोर्स से उसकी भरपाई कर लेंगे। अगर हो गई तो ठीक, नहीं हो पाई तो वेतन को छोड़कर, वेतन को छोड़कर अन्य शीर्षक से। यहाँ कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितनी होगी पूरी भरपाई अन्य शीर्षक से। पहला प्रयास क्या होगा? वेतन, पहले यहाँ मकान से अगर घाटा है तो पहला प्रयास अन्य मकान से उसकी भरपाई करना है। अगर अन्य मकान से भरपाई हो गई तो ठीक, अगर अन्य मकान से भरपाई नहीं हो पाई तो फिर किसी भी शीर्षक से उसकी भरपाई कर सकते हैं, लेकिन 2 लाख रुपए तक। व्यापार की अगर बात आई तो व्यापार अथवा पेशे से हानि है तो उसकी भरपाई व्यापार अथवा पेशे के अन्य व्यापार अथवा पेशे की आय से करते हैं। अगर वहाँ से भरपाई हो जाती है तो ठीक, नहीं तो फिर वेतन को छोड़कर अन्य किसी भी शीर्षक से कर सकते हैं। मतलब वेतन से व्यापार की भरपाई नहीं हो सकती। फिर बात आई पूंजी लाभ, लेकिन अभी यहाँ 2 और नियम थे। सट्टे के व्यापार की हानि, सट्टे के व्यापार की हानि। तो अगर सट्टे के व्यापार की हानि है सिर्फ सट्टे के व्यापार के लाभ से, मैंने सिर्फ सम्मत लिख दिया, ना लिखो तभी भी ठीक है, सट्टे के व्यापार के लाभ से, मतलब सट्टे की हानि की भरपाई सिर्फ और सिर्फ किसके लाभ से हो सकती है? सट्टे के व्यापार के लाभ से ही हो सकती है, अन्य किसी भी लाभ से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मतलब इनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं होगा, कोई शीर्षक इनको पैसा नहीं देगा। ठीक, निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि, अगर निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि है तो निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि, निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि। अगर निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि है तो निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि की भरपाई सिर्फ निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ से ही हो सकती है, निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ से, निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ से, अन्य किसी से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आई अल्पकालीन पूंजी हानि। अल्पकालीन पूंजी हानि की भरपाई किससे? तो अल्पकालीन पूंजी हानि तो हमने अभी बताया था ना, अल्पकालीन पूंजी हानि की भरपाई अल्पकालीन पूंजी लाभ, अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ दोनों से हो सकती है,
अल्पकालीन पूंजी हानि की भरपाई अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ दोनों से हो सकती है। ठीक, लेकिन लगा, और अगर नहीं हो पाई तो फिर आगे भेज देंगे। लेकिन अगर दीर्घकालीन पूंजी हानि है तो दीर्घकालीन पूंजी हानि है तो दीर्घकालीन पूंजी हानि है तो दीर्घकालीन पूंजी हानि की भरपाई सिर्फ दीर्घकालीन पूंजी लाभ से, दीर्घकालीन पूंजी लाभ से। अगर भरपाई हो गई तो ठीक, नहीं हो पाई तो आगे भेज देंगे। कब तक के लिए? अगले 8 वर्षों के लिए। अगले 8 वर्षों के लिए इसको आगे भेज दिया जाता है। इसको भी अगले 8 वर्षों के लिए आगे भेज दिया जाता है। इसको भी अगले 8 वर्षों के लिए आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 4 साल का लिमिट है। चलिए अभी आप आगे देख लीजिएगा। ठीक, आगे भेज दे, मतलब अभी तो हम उसी साल निपटा रहे हैं। अगर उसी साल भरपाई हो गई तो ठीक, नहीं तो आगे भेज दिया जाएगा। फिर इसके बाद नियम आता है घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व के रखरखाव। घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व के रखरखाव से हानि, स्वामित्व के रखरखाव से हानि। तो घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व के, घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व के रखरखाव से लाभ अगर होगा तो उसी से भरपाई होगी। लाभ होगा तब उसी से भरपाई हो सकती है, अन्य से नहीं। लॉटरी वर्ग पहेली आदि से अगर हानि हुई है तो, लॉटरी वर्ग पहेली से हानि हुई है तो किसी भी आय से इसकी भरपाई नहीं हो सकती, किसी भी आय से इसकी भरपाई नहीं हो सकती। क्लियर? तो ये तो नियम था हानियों की पूर्ति का, हानियों की पूर्ति। अब अगर भरपाई हो गई तो ठीक, और अगर भरपाई नहीं हो पाई तो घाटा बचा रह गया। जब घाटा बचा रह गया तो फिर घाटा आगे भेज दिया जाता है। यही तो हानि की विवरणी थी यार, याद करो, मैंने आय की विवरणी पढ़ाया था और कहा था कि अगर आपको आय ना हो, घाटा हो, तो आप हानि की विवरणी जमा कर दो। और जब आप हानि की विवरणी जमा करते हो तो आपकी हानि रजिस्टर्ड हो जाती है, और इन फ्यूचर जब आपको फ़ायदा होता है तो पहले आपकी पीछे वाली हानि घटाई जाएगी, तब आप टैक्स देंगे। बताया था, याद रखा करिए। आते हैं इधर, अब हम आगे आएंगे। हानियों की पूर्ति हो ना पाई, तो जब हानियों की पूर्ति नहीं हो पाई तो हम पढ़ेंगे उन्हें आगे ले जाते हैं। तो आगे कैसे ले जाया जाएगा, कितने वर्षों तक ले जाया जाएगा, ये चीज़ें आपको जानना है। ठीक, आगे ले जाना। तो याद रखिएगा हानि और यहाँ पूर्ति, हानि और पूर्ति, यही तो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, हानियों को आगे ले जाना, हानियों को आगे ले जाना मतलब किसकी भरपाई कब तक की जा सकती है। पहले तो हमने उसी शीर्षक से भरपाई करने का प्रयास किया, अब आपको हम बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रयास, मान लीजिए एक मकान से घाटा हुआ, तो पहला प्रयास क्या था, दूसरे अन्य किसी मकान से उसकी भरपाई हो जाए। अगर दूसरे अन्य किसी मकान से उसकी भरपाई नहीं हो पाई तब वो शीर्षक की हानि बन गई, और उस शीर्षक की हानि की भरपाई किसी अन्य शीर्षक की आय से कर सकते थे, लेकिन 2 लाख रुपए तक। अगर वहाँ भी भरपाई नहीं हो पाई तब क्या करेंगे, तब आगे ले जाएंगे। ठीक, अगर मकान से इतनी ज़्यादा हानि हो गई है कि उसकी भरपाई हो नहीं पाई, मकान से हानि मतलब ना इससे भरपाई हो पाई ना इससे भरपाई हो पाई, तब क्या करेंगे, तब उसे आगे ले जाएंगे और अगले 8 वर्षों में, अगले 8 वर्षों में मकान संपत्ति की आय से उसकी भरपाई करेंगे। मतलब जब आगे ले जाया जाएगा तो सिर्फ उसी शीर्षक का उसी शीर्षक से घटाया जा सकता है। यहाँ तो किसी भी शीर्षक से पैसा ले सकते थे उसी साल, लेकिन जब आगे भेजेंगे तो सिर्फ किससे उसकी भरपाई होगी, मकान संपत्ति से। अगले 8 वर्षों में मकान संपत्ति से आय से उसकी भरपाई हो सकती है, अन्य किसी से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ठीक, मतलब मकान अब कहाँ कहाँ भरपाई, पहले उसी साल किसी अन्य मकान से, नहीं हो पाया तो किसी अन्य शीर्षक से, नहीं हो पाया तो आगे भेज देंगे, और कब तक भरपाई होगी, अगले 8 वर्षों तक होगी, लेकिन सिर्फ मकान से।
अब बात आई व्यापार अथवा पैसे की हानि। व्यापार अथवा पैसे की हानि, व्यापार अथवा पैसे की हानि। तो व्यापार अथवा पैसे की हानि अगले 8 वर्षों में, इसे भी आगे भेज देंगे, अगले 8 वर्षों में व्यापार की आय से, व्यापार या पैसे की आय से, व्यापार या पैसे की आय से। मतलब यही विशेष बात है कि जब आगे भेजा जाता है तो उसकी भरपाई सिर्फ उसी शीर्षक से हो सकती है, किसी अन्य शीर्षक से नहीं हो सकती। लेकिन कितने दिन तक? अगले 8 वर्षों तक। मकान की भी भरपाई अगले 8 वर्षों तक, व्यापार की भी भरपाई अगले 8 वर्षों तक। सट्टे के व्यापार की हानि, सट्टा व्यापार की हानि, यहाँ विशेष बात है। अगर सट्टा व्यापार की हानि है, वो लिखा होगा भाई, पहली चीज़ तो भारत में सट्टा वैध नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सट्टा व्यापार की हानि है तो अगले 4 वर्षों में, अगले 4 वर्षों के लिए इसे आगे भेज दिया जाता है सट्टा व्यापार के लाभ से। अगले 4 वर्षों में सट्टा व्यापार के लाभ से घटाया जा सकता है। ठीक। निर्दिष्ट व्यापार की हानि, निर्दिष्ट व्यापार की हानि, निर्दिष्ट व्यवसाय की हानि। तो निर्दिष्ट व्यवसाय की हानि निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ से कभी भी घटाई जा सकती है, कोई लिमिट नहीं। निर्दिष्ट व्यवसाय की आय से, निर्दिष्ट व्यवसाय की आय से, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। पहले वाले के लिए कितनी लिमिट थी? 8 साल। दूसरे वाले के लिए भी लिमिट कितनी थी? 8 साल। सट्टे के लिए लिमिट कितनी थी? 4 साल। लेकिन निर्दिष्ट व्यवसाय के लिए कोई लिमिट नहीं, चाहे जब तक घटाओ। बस फर्क इतना है, केवल निर्दिष्ट व्यवसाय की आय से ही घटाया जाएगा, अन्य किसी से उसको नहीं घटा सकते। अल्पकालीन पूंजी लाभ के लिए क्या नियम है? अल्पकालीन पूंजी हानि, अल्पकालीन पूंजी हानि, अल्पकालीन पूंजी हानि की भरपाई अल्पकालीन पूंजी लाभ से अगले 8 वर्षों में, अगले 8 वर्षों में, अगले 8 वर्षों में अल्पकालीन पूंजी लाभ, अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ दोनों से हो सकती है। लेकिन कब तक? अगले 8 वर्षों में अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ दोनों से हो सकती है। ठीक, अगले 8 वर्षों में। अगर दीर्घकालीन पूंजी हानि है तो, दीर्घकालीन पूंजी हानि है तो अगले 8 वर्षों में, अगले 8 वर्षों में दीर्घकालीन पूंजी लाभ से ही उसकी भरपाई हो सकती है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ से। ठीक, याद रखिएगा। घुड़दौड़ के घोड़ों के रखरखाव, घुड़दौड़ के घोड़ों के रखरखाव से हानि, ठीक है ना, तो उसकी भरपाई अगले 4 वर्षों में हो सकती है। अगले 4 वर्षों में घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व के रखरखाव से, घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व के रखरखाव से अगर आय होगी तब। और आकस्मिक हानि अगर कोई है तो उसको तो आगे ले ही नहीं जाया जा सकता। क्लियर? यहीं पे इस लेसन के ये सारे रूल समाप्त हो गए। और जब इस रूल के अकॉर्डिंग आप 5 शीर्षकों की आय जोड़ेंगे तब सकल कुल आय आती है। तो प्रत्येक शीर्षक से होने वाली कर योग्य आय के योग को सकल कुल आय कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना स्पष्ट होना चाहिए। और ये दोनों चार्ट, ये हानियों की पूर्ति का है और ये उन्हें आगे ले जाने का। अच्छा, आगे ले जाने में दिक्कत क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति 3 साल पहले कोई आय निकाला था और वहाँ से कोई घाटा हुआ था, आगे भेजा है, तो आप उसे ज़रूर कैरी फॉरवर्ड में घटाइएगा, तब आपकी टोटल इनकम निकल के आएगी। ग्रॉस टोटल इनकम नहीं तो आप नहीं निकाल सकते, याद रखिएगा। तो आप इस साल भेज रहे हो तब तो क्वेश्चन आसान है। अगर पहले पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया जा गया है, इस साल वो आया हुआ है, तो आप उसे भी ध्यान में रखिएगा, तभी क्वेश्चन क्लियर होगा, नहीं तो क्वेश्चन क्लियर
नहीं होगा। तब इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन और तीसरा इसका इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा अगली क्लास में। तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। और स्पेशली अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिल सके। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले दिन नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।